हाय नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। ये जो हमारा ओपरा सैम्पल पेपर सॉल्विंग का जो सीरीज चल रहा है उसमें दिस इज़ द सेकंड डे और यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर 20 क्वेश्चंस एंड वी होप यू आर गोइंग टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस in your opera examination and that can add some kind of value in your learning journey. Okay, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। डन। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि भाई सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं एंजाइना में। ओके, एंजाइना के पेशेंट को सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। द पेन इज एसोसिएटेड विथ एंजाइना पेक्ट्रोसिस इज कोज्ड बाय व्हाट। आपको पता है कि एंजाइना पेक्ट्रोसिस में ये आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो जो हार्ट के मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर मान लो कि ये यहाँ पे प्लेक हो गया या कुछ भी हुआ पर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँचा तो मायोकार्डियम में जो इचीमिया होगा दैट इज़ रिलीजिंग सम chemical signalings and that can cause the pain. तो मायोकार्डियल इचीमिया इज द मेन एसोसिएटेड पेन का रीज़न है। परफेक्ट। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, तो आप लोगों को पता है कि 80 to 85% इकोलाई से ही होता है, लेकिन 5 to 15% इज बिकॉज ऑफ स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। इसीलिए दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज। अब आप देखो कंपाइलोफैक्टर जो है, कंपाइलोबैक्टर से आपके पेट में गड़बड़ी होती है तो ये जीआई और डायरिया का मेन कंपाइलोबैक्टर। जिरार्डिया है वो प्रोटोजोआ है। मोरक्जेला रेस्पिरेटरी की जो इन्फेक्शन होती है न्यूमोनिया वाली उसमें मोरक्जेला इज़ कॉमन। तो ये आपको एक याद रखना है कि स्टेफाइलोकोकस इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन। किसमें खास करके ये जो सेक्सुअली एक्टिव और यंग फीमेल्स में अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस टू पैथोजेंस ई कोलाई एंड स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। चलो, बाइपोलर डिसऑर्डर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड यूजिंग विच मेडिकेशंस। अब बाइपोलर के जनरली इस तरह से आप याद रखोगे कि बाइपोलर के दो पोल्स होते हैं, एक होता है मेनिया और दूसरा होता है डिप्रेशन। ओके, तो खास करके जो मेडिकेशंस यूज़ होती है वो होती है मूड स्टेबलाइजर्स। तो लिथियम अच्छा मूड स्टेबलाइजर्स है, सोडियम वालप्रोएट भी अच्छा मूड स्टेबलाइजर्स है, ये दोनों तो खास यूज़ होती है। लेकिन बाइपोलर के पेशेंट में जो हाइपरमेनिया ये मेनियक कंडीशन है उसको ट्रीट करने के लिए हेलोपेरिडोल कैन बी यूज्ड। पर खास करके एसएसआरआईज को अवॉइड किया जाता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में बिठा देना कि बाइपोलर के पेशेंट में एसएसआरआईज जनरली अवॉइड। तो पैरोक्सिटिन शुड नॉट बी यूज्ड इन बाइपोलर पेशेंट्स। ओके, तो कैन नॉट बी ट्रीटेड यूजिंग विच मेडिकेशन, तो आंसर आएगा डी इज द आंसर। ओके, बाकी के 3 मेडिकेशंस कैन बी यूज्ड। ओके, मिथाइल सेल्यूलोज क्यों डाला जाता है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में, क्यों डाला जाता है। अगर मिथाइल सेल्यूलोज नहीं है तो वो बहुत ही एक्वियस लिक्विडेट होगा, तो आँख में जो उसका कांटेक्ट टाइम है ड्रग का वो कम रहेगा। ये इससे विस्कोसिटी बढ़ती है, इससे जो ड्रग की ऑक्यूलर एक्सपोजर टाइम है वो बढ़ता है। इसीलिए मिथाइल सेल्यूलोज और सिमिलर एजेंट्स एडेड इनटू ऑप्थेल्मिक। ओके, सस्पेंशन के लिए पार्टिकल साइज के लिए ये कुछ नहीं है, मेनली इंक्रीज द ड्रग का कांटेक्ट टाइम बढ़ाता है। ओके, ये क्वेश्चंस अब देखिए, आप जब भी पढ़ते हो तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से भी देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको अभी पूछा गया है वो क्वेश्चन को आप ऐसे देख सकते हो। मोक्लोबेमाइड क्या करता है, कौन से क्लास का ड्रग है मोक्लोबेमाइड माओ है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स।
अब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो मेडिकेशन है उससे क्या होता है, नॉरएड्रेनालिन का लेवल बढ़ेगा। उसका मतलब ये है कि वो हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। कैसे? क्योंकि नॉरएड्रेनालिन कैन कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। ओके, अब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो इसके साथ में दूसरी ऐसी मेडिकेशन जो या तो हाइपरटेंशन कोज करती हो या तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करती हो, ऐसी मेडिकेशंस नहीं देनी चाहिए। ओके, तो आप ये मेडिकेशंस को अंडरस्टैंड करोगे तो रेनिटिडीन, नाइट्रोजेपाम, रेनिटिडीन कौन से क्लास की ड्रग है? ये H2 एंटागोनिस्ट। ओके, नाइट्रोजेपाम बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की, फ्यूरोसेमाइड वो आपकी लूप डायूरेटिक्स। सुमाट्रिप्टिन किसके लिए यूज़ होती है? दिस इज़ अ ट्रिप्टेंस, हेडेक के लिए यूज़ होती है। हेडेक में भी कौन सा? खास करके माइग्रेन के हेडेक के लिए। अब माइग्रेन के हेडेक की पैथोजेनेसिस क्या है? तो क्रेनियल ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है। अब ये डायलेट हो जाती है तो अर्गट या तो सुमाट्रिप्टिन जैसी मेडिकेशन दे के इसको कंस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा और हमारा ये जो मोक्लोबिमाइड भी इनडायरेक्टली कंस्ट्रिक्शन करेगा, तो दैट कैन कॉज द सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्टरी प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई मोक्लोबिमाइड के साथ में सुमाट्रिप्टिन नहीं दिया जाता है। ओके, ये डोपामिन, नोरेड्रेनालिन, सेरोटोनिन तो सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर्स है ही, ये सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है। सिंपल क्वेश्चन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी? ऑक्साजेपाम में यूज नहीं होता है। डायजेपाम एंड लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, ये खास करके स्टेटस इपिलेप्टिकस की जो सिचुएशन होती है, स्टेटस इपिलेप्टिकस मतलब कि पेशेंट में एपिलेप्सी लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम और पेशेंट को सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये मेडिकेशन दे के पेशेंट को रिलैक्सेशन और उसको उसकी एंजाइटी, उसके जो कामनेस करके मसल को रिलैक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑक्साजेपाम इज नॉर्मली डोंट यूज। ओके, ये क्वेश्चन भी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आप देखोगे तो टिनिटस, हेडेक, नोजिया एंड स्वेटिंग आर द सिम्टम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट? तो एस्पिरिन का तो है ही। ओके, लेकिन पैरासीटामोल नहीं, ये नहीं। अब एस्पिरिन अकेले का नहीं है, ये एक्चुअली सैलिसिलिक है, इसीलिए है। तो एस्पिरिन छोटा पार्ट है। ओके, इसका बड़ा पार्ट है सैलिसिलेट की टॉक्सिसिटी, तो सैलिसिलेट में एस्पिरिन आ ही जाता है। ओके, इसीलिए ज़्यादा रिलेवेंट है सैलिसिलेट, नॉट द एस्पिरिन। एस्पिरिन रिलेवेंट नहीं है क्योंकि सैलिसिलेट इज मोर फोकस्ड ऑप्शन, क्योंकि एस्पिरिन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सैलिसिलेट। तो सैलिसिलेट के दूसरे एग्जाम्पल्स कौन से हैं? जो 5 अमाइनो सैलिसिलेट्स है आपकी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में यूज होते हैं वो। 29 नंबर में आइसोप्रिनेलिन बीटा रिसेप्टार को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द बीटा एड्रेनो रिसेप्टार्स। ओके, इनोक्सेपेरिन, इनोक्सेपेरिन जैसे आप हिपेरिन को देखोगे तो हिपेरिन से मॉडिफाइड होता हुआ नीचे चले गए कि भाई इससे दूसरे जो ड्रग्स डेवलप हुए इनोक्सेपेरिन तक, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ गए उसमें स्पेसिफिसिटी बढ़ती गई। ओके, एंटी प्रोटोमिन यहाँ पे ये खास करके फैक्टर 10 को इनहिबिट करने वाले। ओके, पहले जो हिपेरिन था तो उसमें एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इसमें मॉडिफाइड किया वैसे वैसे वो मोर स्पेसिफिक टू द फैक्टर 10, क्योंकि फैक्टर 10 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको इनहिबिट करके हम एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। विच मेजर इज यूज टू मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द इनोक्सेपेरिन थेरेपी? ओके, एंटी 10 फैक्टर को मेजर करके, क्योंकि ये मोर स्पेसिफिक टू फैक्टर 10 है। ओके,
A patient is prescribed Lugol solution 5% iodine, 0.3 ml 3 times a day. How much iodine does this provide each day? कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है कि 0.3 ml 3 days, तो 0.9 ml टोटल हुआ। ओके अब 5% आयोडीन है तो 100 ml कंटेन 5 ग्राम, तो 0.9 ml contain how much? तो 5 into 0.9 upon 100। ओके तो ये पॉइंट को नीचे ले ले तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 की जगह पे 1000 हो जाएगा, तो 45 अपॉन 1000, लेकिन क्या है ये ग्राम। अब इसको ग्राम को हम मिलीग्राम करें तो ग्राम को मिलीग्राम करें तो 45 इंटू 10⁻³ और नीचे ये 10⁻³ जो है ये निकल जाएगा दोनों, तो आंसर इज 45 मिलीग्राम। ओके डन। ओके व्हाट डज द ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल यील्ड कीटोन। ये आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म को एक बार रिव्यू करके देख लेना। ओके हाउ मच ingredient A is required to make 500 ml of aqueous solution with a concentration of 25 ml diluted to 100 ml with the water which gives 1:2000 solution। ये हमने बहुत अच्छे से समझाया है। ओके स्टॉक सॉल्यूशन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ओके अब स्टॉक सॉल्यूशन में हमें ए ड्रग का स्टॉक सॉल्यूशन बनाना है, तो हाउ मच कितने ग्राम। ओके कितने ग्राम हम 500 ml में डालेंगे, मतलब क्या है कि ये 500 ml का एक आपने बनाया जिसमें आप कितने ग्राम ये ड्रग को डालोगे, ए को कितने ग्राम डालोगे, और यहाँ से एक सैंपल लिया आपने। ओके और उसको आपने डाइल्यूट किया कौन से प्रपोर्शन में, यहाँ से 25 ml को मेक इट अप टू 100। ओके तो 1:4 के रेशियो से, इसका मतलब क्या होता है 1:4 के रेशियो से अगर हम ये सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं 1:4 के रेशियो से, तो हमें जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा वो 2000 ml में 1 ग्राम होगा। ये हमें कॉन्सेंट्रेशन मिलनी चाहिए। अगर मुझे ये कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है और ये फैक्टर से डाइल्यूट करना है तो मेरा स्टॉक सॉल्यूशन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन का होना चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो स्टॉक सॉल्यूशन, ये स्टॉक सॉल्यूशन है, मल्टीप्लाई डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू ये हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। ओके तो x जो हमें पता नहीं है, x डिवाइडेड बाय 500 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर क्या है 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन परफेक्ट। अब ये हम 1:2000 लिखा है, उसको हम ग्राम कंसीडर करेंगे तो हमारा आंसर ग्राम में ही आएगा। ओके तो अब इसको हम 1 2 3 1 2 3 ऐसे हम उसको अभी यहाँ पे निकाल देते हैं। ओके ये 25 ये 2, ओके अब ये 2 उस तरफ चला जाएगा तो ये 2 भी निकल जाएगा। ओके तो x इज इक्वल टू 1 ग्राम। ओके उसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 1 ग्राम डालेंगे और उसको मेकअप टू 500 कर देंगे। इसको 500 करके उसमें से अगर हम 1 ml लेके 4 ml पानी डालेंगे 1:4 के रेशियो से ये स्टॉक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो 1:2000 की कॉन्सेंट्रेशन का मिलेगा। दैट इज़ द आंसर।
ओके, which one of the following recommended treatment option for the pain due to herpes zoster? herpes zoster के पेन को क्या बोलते हैं हम? वो न्यूरोपैथिक पेन है। ओके, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, क्या बोलते हैं? पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया। ये सिचुएशन में स्टीरॉइड्स का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि बेक्लोमेथेजोन, स्टीरॉइड्स नहीं यूज़ करते हैं। ट्रिटिनोइन पेन किलर नहीं है। ट्रिटिनोइन क्या है? ट्रिटिनोइन तो एक विटामिन ए है, उसका रेटिनॉइड्स खास करके वो एकनी बेकनी में यूज़ होता है। ओके, और ये भी नर्व स्टिमुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है, तो टॉपिकल कैप्सिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स फॉर द पेन मैनेजमेंट। तो कभी कभी ये सिचुएशन में ये हर्पेटिक न्यूरालजिया का प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे न्यूरोपैथिक पेन की मैनेजमेंट की मेडिकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू बिल्ड द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें से क्या। जैसे आगे देखा भाई, ई कोलाई तो बहुत कॉमन है, पर सेकंड कॉमन कौन सी यूटीआई की मेडिकेशन है? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन? पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम की फिजियोलॉजी जब हमने पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन जो है वो दोनों किस तरह से काम करता है। तो खास करके पैराथायरॉयड हार्मोन की जो रिलीज़ है, उसकी रिलीज़ को स्टिमुलेट कौन करता है? तो लो कैल्शियम लेवल। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो दैट इज स्टिमुलेटिंग योर पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। और ये पैराथायरॉयड हार्मोन का जो मेन फंक्शन है वो आपके कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल रखना। अब कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल रखने के लिए अगर मान लो कि वो बहुत सारी एक्टिविटी करता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पहले बोन को रिजॉर्प्शन करेगा। ये जो बोन है उसको रिजॉर्ब करके कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। कैल्शियम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? कैल्शियम इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सारे नर्व्स, सारी मसल्स, सारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम इज़ इम्पोर्टेंट। तो बोन है उसकी अभी कम इम्पोर्टेंस है क्योंकि अभी हमें वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना है, तो बोन में से उसका रिजॉर्प्शन करके कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। ओके, तो इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। गुड, चलो। और व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द स्केबीज की इन्फेक्शन के लिए क्या? ओके, मेबेंडाजोल नहीं है, मेलाथायोन भी नहीं है, टिनिडाजोल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटोजोआ और इसके लिए है। परमेथ्रिन, परमेथ्रिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस यूज फॉर द स्केबीज। अब स्केबीज और हेड लाइस जो सर पे जो लाइस होती है और स्केबीज, ये दोनों के लिए परमेथ्रिन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। अब स्केबीज क्या होती है? तो स्केबीज में जब आप सारी चीज़ों को रूल आउट करते हो और पेशेंट को ज़बरदस्त ईचिंग होती है तो स्केबीज को सस्पेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और एट द सेम टाइम अगर आपके जो बेड लाइंस है, जो बिस्तर के ऊपर बिछाने वाला या तो उसका आपका टोलिया बोलिया, ये सारी चीज़ों को मतलब अच्छे से वॉश करके उसको एयर ड्राई में पैक करके नए चीज़ों को यूज़ करना चाहिए उस समय पे, क्योंकि वरना आपको री इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके ओके, ड्रग susceptible to hydrolyze dispense in a mixture with an initial concentration of 0.16 molar. After 6 days, the concentration decreased to 0.04 molar, assuming the first order kinetic. What is the half life? ओके, हमें हाफ लाइफ ढूंढनी है। ओके, तो हम 0.693 अपॉन के, अब हमें के तो है नहीं तो हम के ढूंढेंगे पहले। तो के कैसे मिलेगा? तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को हम फिर से लिखते हैं कि T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log C0/C। अब यहाँ पे देखो आप, log C0/C, तो C0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.16 मोलार,
6 दिन के बाद, तो डेज 6 2.303 के लोग क्या है 0.16 अपॉन 0.04। ओके, तो आपको पहले इसका लोग देखना पड़ेगा। इसका लोग देखोगे तो वो आता है 0.60। ओके, तो अब आपका ये बन जाएगा कि k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.60 अपॉन 6। जब ये करोगे तो आंसर आएगा 0.23 डेज इनवर्स, क्योंकि हमने 6 दिन लिया था यहाँ पे, तो डेज इनवर्स। अब इसको यहाँ पे डाल दो तो आपका 0.693 अपॉन 0.23, तो आपका T1/2 आ जाएगा और वो होगा कितना होगा 3.01 डे। ओके, तो 3.01 डे, तो मतलब आंसर इज 3 डेज। ओके, पहले तो आप ये समझो कि हाइपोथायरॉयडिज्म और स्वेट के रिलेटेड आपको पर्सपिरेशन आता है, लेकिन वो सोडियम की रिटेंशन वाला काम और कॉन्सेंट्रेटेड पानी को बाहर फेंकने वाला काम ऐसा नहीं होता है। ओके, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस भी अलग चीज़ है। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है, ओके, डायबिटीज़ इंसिपिडस में होता क्या है, तो जैसे आपके शरीर में से एक्सेसिव वाटर को बाहर फेंकने का काम करता है, एक्सेसिव वाटर को बाहर फेंकने का। जनरली यूरिन में भी सॉल्ट होता है और स्वेट में भी सॉल्ट होता है, लेकिन ये सॉल्ट सोडियम को रिटेन करेगा पर पानी को बाहर फेंकेगा। इसीलिए ये जो स्वेट की कंपोजिशन को चेंज होने वाली डिजीज कंडीशन लॉजिकली देखोगे तो डायबिटीज इंसिपिडस में मेजर जो सिम्टम्स है उसका क्या है, यूरिन बहुत पास होता है, लेकिन वो यूरिन कैसा होता है, दैट यूरिन इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता, डाइल्यूटेड यूरिन होता है। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, प्रोपेनोलॉल बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, माइग्रेन में यूज़ होता है, ये वेराइसिस में यूज़ होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज़ होता है। अब देखिए आप यहाँ पे है ना, एग्जामिनर की एक जो पैटर्न को समझोगे तो आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको याद आता है कि अच्छा यार थायरॉयडिज्म में कहीं पे तो था कि प्रोपेनोलॉल यूज़ होता है, लेकिन हम क्या भूल जाते हैं, हाइपो में होता है, हाइपर में होता है। ओके, तो इसीलिए क्वेश्चन जनरली ऐसी जगहों पे ही लाइज करता है कि इंक्रीज डिक्रीज में या तो हाइपो हाइपर में। ओके, इस तरह के जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में, हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट की जो फंक्शनैलिटी वो बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा पंपिंग करना वो कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको हमें कंट्रोल करना जरूरी है, इसीलिए प्रोपेनोलॉल कैन बी गिवन टू द पेशेंट्स। और यहाँ पे हाइपो में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए हाइपो इज द आंसर, इज नॉट यूज फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर में यूज होता है। Okay, which structure prevent the back flow of the blood into ventricles of the heart? Okay, pulmonary valve, aortic and pulmonary valve. पेरिकार्डियम अलग है, वाल्व्स इन द वेन अलग है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स अलग है। ये बैक फ्लो वेंट्रिकल्स की, क्योंकि वेंट्रिकल्स की जो बैक फ्लो का कनेक्शन इज अयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। ओके, अब स्ट्रक्चर को देखोगे तो कैसे होता है, ये आपकी वेंट्रिकल है। ओके, अब ये वेंट्रिकल जो है उसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोले, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ये दोनों के बीच में है वो अयोटिक वाल्व है।
और ये वेंट्रिकल और लंग्स के बीच का जो कनेक्शन है दैट्स द पल्मोनरी वाल्व। ओके, तो ये जो दोनों की बैक फ्लो को रोकने का काम करता है दैट इज द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व्स। ओके, ये दोनों के बीच वाला है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, लेकिन ये बैक फ्लो तो ऐसे जाएगा। इसको रोकने के लिए दिस टू वाल्व्स, एक अयोटा के साथ कनेक्टेड है और एक पल्मोनरी के साथ कनेक्टेड है। डन। तो आज इतना ही। आगे के क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर। एक्चुअली आई ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। एंड अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।